बहुत सारे प्रश्न उठे थे। मैं आपको एक छोटा सा हिस्सा कल के अपने इसी प्रोग्राम न्यूज पॉइंट का आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद आज हमारे साथ फिर एक बहुत हाई पार्ट पैनल है जानकार लोगों का, उनसे हम बात करेंगे। मैं अक्सर आपसे अपने कार्यक्रमों में बड़ी स्पष्टता से कहता हूं कि एक गंभीर कार्यक्रम है। ऐसे ऐसे वाले प्रोग्राम आजकल टीवी पे बहुत होते हैं। एक मेहमान हमारे यहाँ पर ऐसे भी उनको पसंद भी आते हैं वो, लेकिन उनकी इच्छा। ये बहुत गंभीर मसला है। हमने जो कल बहस उठाई थी उसका छोटा अंश दिखा रहा हूं और उसी बहस को आज हम कंटिन्यू करेंगे इस कार्यक्रम में। दवाइयां बनाने वाले और डॉक्टर्स के बीच में एक बड़ी साठगांठ है और एक बड़ा नेक्सस है, क्योंकि उनमें कोई उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। ये कहना कि वो कमीशन के कारण गलत दवाई लिख रहे हैं, वो हम कंडेम कर रहे हैं। हम दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन से कंडेम कर रहे हैं। मेडिकल प्रोफेशन को सेकंड मोस्ट करप्ट प्रोफेशन बताएंगे। सही बात। दिल्ली पुलिस के बाद बिल्कुल रैम्पेंट है। ये जो आप दिखा रहे हैं बिल्कुल टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बहुत रैम्पेंट है, ये कहना मुझे ठीक नहीं लगता। कोई भी गलत करता है तो खुद नहीं बताता कि वो गलत कर रहा है। अगर मैंने भी करप्शन किया है तो मैं यहाँ खड़े होकर तो अच्छी बातें ही बोलूँगा। अगर पेशेंट को किसी दवा की ज़रूरत नहीं है, अनरिक्वायर्ड मेडिसिन लिखी जा रही है, तो गलत है। ये नेक्सस सिर्फ डॉक्टर एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी का नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो जितना मुझे पता है वो जाता है मेडिकल स्टोर्स को। आप इस तरह से चोरों को दिखा के या चोरों को पकड़ के करप्शन को ठीक नहीं कर सकते हो। आपको प्राइस कंट्रोल करना चाहिए। अगर अच्छा डॉक्टर है तो उसके कलम की एक दिन की प्रिस्क्रिप्शन की कीमत 1-1 लाख रुपए होती है। क्या वो सज्जन जो आपके चैम्बर पर कह रहे थे कि मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहता और वो एक डॉक्टर जैसे पावन पेशे को कहीं पे प्रोस्टिट्यूट तक ले जाना चाह रहे थे, वो डॉक्टर अगर उससे पेशेंट को अगर नुकसान पहुंचाता, मैं कहता हूं उसे डॉक्टर कहलाने का हक नहीं है। जब तक हमारे रेगुलेटर्स फर्म ना हो और जब तक वो कार्रवाई ना लें, ये तो चलता ही रहेगा। तो इसी बहस को आज हम जारी रखेंगे। आज हमारे साथ जो स्टूडियो में डॉक्टर नवीन डैंग है, जो कि मेंबर है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के, एक बहुत मशहूर दिल्ली की प्रतिष्ठित डैंग्स लैब है और उससे आप जुड़े हुए हैं बहुत वर्षों से। हरीश गुप्ता साहब हैं जो कि एक सीनियर डॉक्टर है, बीजेपी सिंपथाइजर कहूंगा मैं आपको, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ये जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के ये सिंपथाइजर हैं। और डॉक्टर अरविंद लाल हैं जो कि चेयरमैन और एमडी हैं लाल पैथ लैब के, ये भी दिल्ली के एक बहुत मशहूर लैब है। राजीव तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं हेल्थ और वेलनेस के रॉकलैंड हॉस्पिटल के। बड़ा बेसिक सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या ये थोड़े बहुत डॉक्टर्स हैं या ज्यादा डॉक्टर्स हैं जो इस तरह की प्रैक्टिस को अंजाम देते हैं। डॉक्टर नवीन डैंग, मैं आपसे शुरू करूंगा। क्या डॉक्टर्स को ये समझ में आता है कि वो क्या कर रहे हैं, या उनको लगता है अरे ठीक है साहब, थोड़ा बहुत पैसा हो गया, आईफोन मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, इसके लिए वैसा कर देते हैं? अभिज्ञान, आपने सही प्रश्न पूछा जी। ये एक दीमक है जो कि लगनी शुरू हुई थी कई वर्ष पहले और लगती चली जा रही है और बढ़ती चली जा रही है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे डॉक्टर भ्रष्टाचारी हैं। काफी भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन अभी तक फिर भी मैं आज कहूंगा कि भ्रष्टाचारी नहीं है। जब हम लोग डॉक्टर बने थे तो हम डॉक्टर बने थे ये सोचकर कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। एक वाइट कोट जो हमने पहना था उसकी हमने एक सौगंध ली थी कि हम अपने मरीजों का ख्याल रखेंगे। और हम, जहां तक मेरा विचार है, मैक्सिमम लोग एटलीस्ट जो हमारी जनरेशन के हैं, मैं कहूँगा 650 प्लस जनरेशन के हैं, उनको आज तक इस बात का ज्ञान है कि पहले मरीज। बहुत कम लोग हैं विज्ञान जो कि इस बताए हुए पाठ से बिछड़ गए हैं। लेकिन जैसे कहते हैं डॉक्टर, परसेंटेज बहुत कम है, प्रतिशत बहुत कम होगा जो लोग भटके होंगे या इस तरह के रास्ते पर गए होंगे। देखिए, लेकिन एक खराब मछली से कहा जाता है पूरे तालाब को खराब करती है। इसी प्रकार मैं ये नहीं कहूंगा एक या दो है, मैं कहूंगा कि कई प्रतिशत होंगे भी। लेकिन कभी आपने सोचा कि क्यों? शायद एज प्रोग्राम प्रोग्रेसेस हम इस बात को विचार करना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार का कारण क्या हो रहा है। भ्रष्टाचार है, मेडिकल प्रोफेशन भ्रष्टाचारी नहीं है। मेडिकल प्रोफेशन आज भी नोबल प्रोफेशन है। आज भी स्टूडेंट्स जब स्कूल से निकलते हैं मेहनत करके लगन से, हाँ सही बात है, मेडिकल की पढ़ाई जो आसान काम नहीं है, करके एमबीबीएस में एडमिशन पाते हैं। वो 5 साल मन लगा के पढ़ते हैं और विज्ञान
ये आसान पढ़ाई नहीं है, बहुत मुश्किल पढ़ाई है। पढ़ाई करने के बाद निकल कर जब बाहर निकलते हैं तो क्या पाते हैं? एक समुंदर मरीजों का, लोगों का, जिनकी उनके साथ उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, जो उनकी आशाएं हैं उनके साथ, उनको सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन कहां भटक जाते हैं, क्यों भटक जाते हैं, ये मैं चाहूंगा कि हम लोगों को एनालाइज करना ठीक है, चाहिए। वो उस पॉइंट पर हम आएंगे। राजीव तिवारी, प्रॉब्लम क्या है? क्या पैसे का दबाव? आप एक मशहूर प्राइवेट हॉस्पिटल में डायरेक्टर हैं, ये क्या है कि ये भी उस स्टिंग ऑपरेशन से जाहिर हो रहा था कि ये कोई बड़े पैसे का मसला नहीं है, छोटी छोटी चीजों के लिए भी डॉक्टर जो है वो बिक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो अभिज्ञान मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि हेल्थ केयर के ऊपर रिपोर्टिंग होती नहीं है और एनडीटीवी ने कम से कम एक स्टिंग ऑपरेशन करके हेल्थ केयर को मुद्दा तो माना। आई थिंक हम लोग थोड़ा सा इशू से भटक रहे हैं। कल भी मैंने आपका प्रोग्राम पूरा देखा था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन करते हैं और इस तरह के कोई लोगों को पकड़ते हैं तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं। मैंने देखा कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ तुरंत एक्शन में आई, एमसीआई ने भी तुरंत एक्शन लिया। एमसीआई के बारे में हर्षवर्धन, एमसीआई के बारे में हर्षवर्धन ऑन रिकॉर्ड है कि ये बहुत ज्यादा करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये हर्षवर्धन का बयान है एमसीआई के बारे में। हर्षवर्धन जी ने अगर ऐसा बोला है तो उसका जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन एक जो चीज तय है कि कल आपने इशू उठाया तो सारी रेगुलेटरी बॉडीज ने तुरंत उसको कंडेम किया और उस पर एक्शन लेने की बात करी है। आगे क्या होता है वो देखना है अभी। तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है कंट्री में, और अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसके ऊपर रिएक्शन भी बड़ा शार्प था। आज भी पार्लियामेंट में सारे दिन उस पर चर्चा होती रही, हर्षवर्धन जी ने भी जवाब दिया। अब सवाल ये उठता है कि इन सब के अंदर कहानी यहाँ खत्म होती है कि यहाँ से शुरू होती है? मेरे हिसाब से कहानी यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि मरीज के अपने अधिकार हैं। जब मरीज किसी डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले उसका पूरा अधिकार है पूछने का, और कोई डॉक्टर मना नहीं करेगा कि भाई मुझे बीमारी क्या है और ये दवा मुझे किस लिए दी जा रही है। अच्छा तो ये होगा कि डायग्नोसिस पहले हो, बीमारी का पता लगे, फिर उसका इलाज हो। डॉक्टर्स के साथ समस्या ये है कि अगर आप पूरी कम्युनिटी को ही करप्ट बताते हैं और वो टेस्ट लिखता है डायग्नोसिस के, तो मरीज कई बार ये सोचते हैं कि फालतू के टेस्ट लिख रहा है, पैसे बना रहा है। वरना हर डॉक्टर कहेगा कि हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आई एम श्योर कि डॉक्टर डांग उसके ऊपर ज़्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मरीजों को के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए बीमारियों को लेकर के, जिसमें आपके जैसे चैनल्स का बड़ा भारी योगदान हो सकता है कि आप खाली करप्शन ना दिखाएं, उसकी अवेयरनेस भी बढ़ाएं। क्योंकि हेल्थ चेकअप कितने लोग कराते हैं हमारे देश में? कितने लोग जब डॉक्टर जाता है और ये कहता है कि साहब अपनी सेहत का ध्यान रखें तो उसको सीरियसली लेते हैं? अवेयरनेस कितनी है? जबकि कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत हाई है। और ये इशू इस इशू से कनेक्टेड है। सीधा कनेक्टेड है। क्योंकि अगर मरीज को आप अवेयर करेंगे तो इस तरह के इंस्टेंसेस अपने आप कम हो जाएंगे। लेकिन राजीव तिवारी साहब, आप ये भी जानते हैं कि किसी को बुखार है या ना जुकाम है या नाक बंद है, इस तरह की कोई समस्या है, वो डॉक्टर के पास जाता है। वो डॉक्टर कहता है भाई, डॉक्टर आपसे कहेगा कि ये दवाई ले लीजिए, वो दवाई ले लीजिए, और उसके बाद आपसे कहेगा अगर आप 5-6 दिन हफ्ता भर ठीक नहीं हुए तो फला टेस्ट करा लीजिएगा। राइट, आप डॉक्टर डैंग की लैब से टेस्ट करा लीजिएगा, आप लाल साहब की लैब से टेस्ट करा लीजिएगा। वो एक रिकमेंडेशन करता है, वो समझ में आता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब वो दवाई लिख रहा है तब उसका नेक्सस है, ये मुझे एज अ पेशेंट कैसे पता चलेगा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि डॉक्टर अगर लिख के दे रहा है तो आपके पास एविडेंस है। तो इतना आसान नहीं है कि हर कोई डॉक्टर गलत दवा लिखता रहेगा। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि डॉक्टर इसलिए दवाई लिख के दे रहा है क्योंकि वो ये नहीं चाह रहा है कि वो आप दूसरी दवाई खाएं, वो चाहता है ये दवाई आप इसलिए खाएं क्योंकि उस दवाई के खाने में उसके पैसे का वेस्टेड इंटरेस्ट जुड़ा है। इसी से अभिज्ञान एक तीसरा सवाल पैदा होता है, वो ये है ये पूरा का पूरा सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है। प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, डायग्नोस्टिक सेंटर और बड़े अस्पताल आपस में जुड़े नहीं हुए हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी साथ आना चाहिए क्योंकि ये पूरी एक चेन है। पेशेंट प्राइमरी केयर में जाता है, जब ट्रीट नहीं होता है तो प्राइमरी केयर का डॉक्टर हेल्पलेस हो जाता है कि अब इसका मैं क्या करूं, तो कहता है अस्पताल चले जाओ, क्योंकि उसका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। तो अस्पतालों में भीड़ लगी रहती है। अगर आप किसी भी बड़े अस्पताल में जाइए तो आप देखेंगे कि वो जो पेशेंट आसानी से ठीक हो सकता था किसी प्राइमरी केयर सेंटर में। आप कह रहे हैं, आप इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। मैं इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहा हूं। राजीव तिवारी, आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपके अस्पताल में, आप एक अस्पताल के डायरेक्टर हैं, अगर आपके अस्पताल में डॉक्टर ऐसा कर रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा? आपके पास क्या मैकेनिज्म है ये पता करने का? तो इस सवाल को पूरा खत्म कर लूं जो मैं बता रहा था कि ऐसी समस्याएं ऑर्गेनाइज सेक्टर में दिखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि वहां ट्रांसपेरेंसी होती है, रेट कार्ड होता है। आप कोई भी वस्तु खरीदने जाइए किसी और सेक्टर में आपको समस्या नहीं नजर आएगी। तो इस मुद्दे के पीछे इस पूरे बिजनेस का अनऑर्गेनाइज्ड होना है।
अगर ये ऑर्गेनाइज्ड होगा तो मरीज को पता रहेगा कौन सही डॉक्टर है, क्या सर्टिफिकेशन है, कहाँ जाना है। वैसे ही जैसे आप रिटेल में सामान खरीदते हैं, तो ये ऑर्गेनाइज न होना सेक्टर का एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर आप कह रहे हैं कि सेक्टर ऑर्गेनाइज नहीं, आप एक बड़ी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। ऐसा नहीं राजीव तिवारी साहब कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब इतना बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बन गया कि उसमें भ्रष्टाचार नहीं। मैं आऊंगा इस पॉइंट पर। राजेश गुप्ता, फिर क्या किया जाए? आप मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी किसकी? ठीक है, आप नी जर्क रिएक्शन हो रहा है जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि साहब ये मसला आया, पार्लियामेंट में उठ गया, अब लोग कह रहे हैं साहब एमसीआई ये करेगी। हर्षवर्धन जो कहते हैं एमसीआई एक करप्ट बॉडी है, उसका सहारा लेकर वो पार्लियामेंट में बयान दे रहे हैं, वो सब समझ में आता है, लेकिन आदमी फिर करे क्या यहाँ पे? देखिए अभिज्ञान जी, ये इशू मल्टी फैसेटेड एक चीज है। हाँ। ये मेडिकल प्रोफेशन बरसों से इस देश में विश्वास पे टिका हुआ है। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक विश्वास है। वो तो हकीम के जमाने से जुड़ा हुआ है। तक विश्वास आज इस प्रोफेशन के ऊपर जब सवाल उठा रहे हैं, शायद हम ये भूल जाते हैं, हमारे देश में 50 से 60% आज भी लोग सबसे पहले अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन पे जाते हैं। जो शायद आपको भी याद हो कि जब आप जाते थे तो वो मरीज, वो डॉक्टर पहले देखते हैं और फिर अपनी क्लिनिक से उसको दवा दे देते हैं। वो आज भी हमारे सिस्टम की बैकबोन है। आज अगर कोई 2-3% लोग अगर ब्लैक शिप अगर इस प्रोफेशन में आ जाते हैं, उसे पूरे प्रोफेशन को ब्लैक पेंट कर देने का कोई मायने नहीं है। आज हजारों लाखों 3 लोगों को दिखा के अगर आप इस देश के 7 लाख डॉक्टर्स को अगर आप एक ही साइड में पेंट कर दें, तो ये इस पूरे प्रोफेशन के साथ अलावा पूरे देश की जनता के साथ अन्याय होगा। मैं आपको इसका एग्जांपल नहीं, मैं पेंट करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कल भी ये दलील सुन चुका हूं। मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन ये होगा कि आप पेंट मत करिए। मैं आपके पॉइंट को एक्सेप्ट कर ले रहा हूं कि आप 3 डॉक्टर दिखाकर आप सारे मेडिकल प्रोफेशन को बदनाम नहीं करिए, यही कहना चाह रहे हैं ना। लेकिन अगर मैं 3 डॉक्टर दिखाकर मेडिकल प्रोफेशन की किसी कमजोरी को उजागर करूं, तो उसमें गलत क्या है? उसके लिए आप बिल्कुल हमारे रिएक्शन हो रहा है। उसके लिए हम आपसे कहेंगे आपने एक नोबल काम भी किया है। हाँ। लेकिन मेडिकल प्रोफेशन में मैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ा हूं। एक मिनट में आपसे जवाब पूछने जाऊंगा। साहब, यह आरोप लगता है कि पुलिस वाले जो रेड लाइट पे खड़े होते हैं ये भ्रष्टाचारी होते हैं, यह आरोप लगता है। हाँ, और आप एक सड़क से गुजर रहे हैं, आपने एक पुलिस वाले का स्टिंग ऑपरेशन कर लिया, उसने आपसे 100 रुपए मांगे, पकड़ा गया। थोड़ा आगे बढ़े, दूसरे का कर लिया, तीसरे का कर लिया, तो भाई 3 ही करके आप पुलिस की फंक्शनिंग का उदाहरण दिखा सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप सारी दिल्ली के जब सारे पुलिस वालों का स्टिंग ऑपरेशन कर लेंगे फिर ही आप कहेंगे साहब देखिए अब एविडेंस है कि ये भ्रष्टाचार है। पॉइंट ये है कि ये एक तरीका है ये बताने का कि मेडिकल प्रोफेशन जैसा गंभीर नोबल प्रोफेशन जो है उसमें भी ये समस्याएं हैं। देखिए समस्याएं हैं, हाँ। लेकिन समस्याएं जितने कम लेवल पे हैं उसको आप अलग से महसूस कर सकते हैं। ये इस प्रोफेशन में शुरू से वो लोग आते हैं, 5 लाख लोगों का एक एग्जाम होता है और 3,000 बच्चे सेलेक्ट हो गए। कैपिटेशन फी से भी बहुत डॉक्टर बनते हैं सर इस मुल्क में। वो बहुत बड़ा एक और मसला है कि कौन कितना काबिल और डॉक्टर बनने के लिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। अलग जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कितनी गंभीर पढ़ाई के बाद और एक कितनी ज्यादा उनको अपनी स्किल्स जब इम्बाइब करनी पड़ती है, किससे वो निकलते हैं, ये भी एक जरूरी है। मैं आपसे ये इस बात को डिफेंड नहीं कर रहा कि अगर 3 लोगों ने कोई गलत काम किया है तो मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल काउंसिल, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, आई हैव बीन अ मेंबर ऑफ द दिल्ली मेडिकल काउंसिल, we will never ever defend any person who takes bribe, who takes cuts from anybody and who goes on any freebies, any trips being organized by any companies like that. This is on record. मुझे बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया, मैं आपको अपना फेसबुक का पेज खोल के दिखा सकता हूं, जहां लोगों ने कहा कि ये तो बड़ी रेगुलर सी बात है, लोग विदेश यात्राओं पर जाते हैं, टिकट उनके लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, खास तरह के डॉक्टर्स का। इसीलिए मैंने राजीव तिवारी साहब एक प्रतिष्ठित प्राइवेट अस्पताल से जुड़े, इनसे मैंने पूछा। मैं डॉक्टर लाल को लाऊंगा यहाँ पर, डॉक्टर अरविंद लाल, उनका भी एक बहुत एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर लाल पैथोलॉजी लैब है। सर, बेसिक प्रॉब्लम क्या हो रही है? क्या लोग अपने, जैसे डॉक्टर डैग ने कहा, जिस सफेद कोट को पहनते वक्त जिस तरह की बात वो अपने आप से करते थे एक डॉक्टर के तौर पर, शपथ लेने से आता है, शपथ तो हमारे देश में नेता भी लेते हैं लेकिन उसके बाद बहुत गड़बड़ काम कर देते हैं वो, तो क्या वो शपथ को भूल जाते हैं लोग? अभिज्ञान जी, मेरे हिसाब से जो डॉक्टरी का प्रोफेशन है, मेडिकल प्रोफेशन है, ये एक पूरी सोसाइटी का एक आईना है। इट इज लाइक अ मिरर। और जो सोसाइटी में हो रहा है उसका थोड़ा सा जो रब ऑफ डॉक्टर्स पे भी करता है।
तो आपने बिल्कुल सही कहा कि 3 डॉक्टर्स को दिखाने से सारे डॉक्टर्स खराब नहीं बन जाते, बट फैक्ट तो ये है कि ये चीज हो रही है और इस चीज को रोकना है। तो सवाल ये नहीं है कि हम कहां जाए, पर हम उसको कैसे करें। ये समस्या हमारे सामने आ चुकी है। तो मेरे हिसाब से हमें ये करना चाहिए, एक तो सबसे पहले कि जितनी भी हमारी मेडिकल बॉडीज है, जैसे डीएमए हुई और आईएमए हुई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हुई, इवन डॉक्टर हर्षवर्धन साहब की हेल्थ मिनिस्ट्री हुई, ये सारे डॉक्टर्स हैं। इनमें हम सब डॉक्टर्स को बैठ के एक ध्यान करना चाहिए, एक चिंतन करना चाहिए कि हमने आगे कहां जाना है। और जब भी हमारी सोसाइटी थोड़ी एडवांस्ड हो जाती है तो उसके कई सालों के बाद, 15-20 साल, 30-40 साल के बाद आपको एक कोर्स करेक्शन करनी पड़ती है। हमने ये बहुत खूब सुना कि जी डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि एमसीआई करप्ट है, एमसीआई ने एक्शन नहीं लिया, पर आज डॉक्टर हर्षवर्धन ने भरी सभा में, लोकसभा में कहा है कि हम अवश्य एक्शन लेंगे और एमसीआई एक्शन ले रही है। तो इस बारी कोई नहीं छूटेगा, ये मेरा आश्वासन है आपको। एमसीआई डॉक्टर डैंग भी आपके साथ बैठे हुए हैं, इस बारी एक्शन लिया जाएगा। एक तो ये होगा सेल्फ रेगुलेशन, दूसरा ये है कि सरकार को भी कोई ना कोई ऐसा लॉ पास करना पड़ेगा जिसमें एरेंट डॉक्टर जो गलत काम करते पकड़े गए हैं उनको सजा दी जाए। तो ये 2 चीजों के साथ हमारा काम आगे बढ़ेगा कि उनको सजा। राजीव तिवारी, अब मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं। कोई भी व्यक्ति ऐसा काम किसी भी प्रोफेशन से पैसे के लिए करेगा, ठीक, ये तो स्पष्ट है। बताया ये जाता है, और आप सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं इसको बताने के लिए, कि नए जमाने में नए अस्पतालों में डॉक्टर्स को अच्छी तनख्वाह दी जाती है। क्या ये वर्ग उन डॉक्टर्स का है जो ये महसूस करते हैं कि उनकी कमाई उन अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स के बनिस्बत बहुत कम है? इस बात का जवाब तो शायद वो डॉक्टर ही दे सकेगा जो इस तरह से सोचता हूँ। बट अगर आप मेरी निजी राय मांगते हैं तो मेरा बिल्कुल ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में कम से कम पिछले 6 साल से हूँ। सैकड़ों डॉक्टर से मैं मिलता हूँ। बड़ी बेसिक सा सवाल है, अगर पैसे के लिए वो बैठा है तो उसकी रेपुटेशन की वजह से पेशेंट उसकी ओपीडी में आता है। और वो एक इस तरह की हरकत करके, अगर एक भी उसने हरकत की और पेशेंट्स को पता लग गया तो उसका क्लिनिक बंद हो जाएगा। तो अपनी पूरी कमाई छोड़ के, अपनी पूरी दान को भी लाऊंगा इस पॉइंट। अगर फाइनेंशियल एंगल की बात कर रहे हैं तो ये फाइनेंशियली बहुत बेवकूफी का बात होगी जो एक इंटेलिजेंट डॉक्टर सोचे अगर इस तरह से। हाँ, नहीं, छोटे छोटे अमाउंट के लिए हो रहा है ना, क्योंकि खुलासा नहीं हो रहा है राजीव तिवारी, इसलिए लोगों को पता नहीं है। लेकिन अब पहली बार खुलासा हो, चाहे वो 3 हो या 300, मैं नंबर्स पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन मेरा एक सिंपल सा पॉइंट ये है कि ये एमसीआई तमाम गाइडलाइंस हैं, ये 2002 में बन गई थी, जहां पे लिखा था कि आप किसी से गिफ्ट मत लीजिए, उनकी यात्राओं में मत जाइए, सब ये सब किया जाता है। क्या प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर्स के साथ ये सुविधाएं दी जाती है? नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि डॉक्टर अगर अपनी कमाई बढ़ाना चाहता है तो ये तो कोई रास्ता ही नहीं हुआ जहां पे छोटे छोटे गिफ्ट लेकर के अपनी कमाई बढ़ाने की बात कर रहा है। उसके रेपुटेशन से पेशेंट बढ़ेंगे, पेशेंट बढ़ेंगे तो बहुत आसान है कि आपसे मैंने अगर विदेश जाने का टिकट ले लिया, एक ट्रिप में घूम कर आ गया, 2 दवाई तो रेकमेंड करनी है, कौन सा अपना घर कर्ज पे दे जो ये सब करने को तैयार है अपनी खुद की ब्रांड वैल्यू के दम पे, उसको मैं बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर नहीं मानूंगा और इनकी संख्या बहुत ही कम होगी। डॉक्टर राजीव तिवारी का पॉइंट है कि वो बुद्धिमान नहीं है अगर वो खिलवाड़ कर रहे हैं अपने नाम से। राजीव ने बिल्कुल सही बात बोली अभिज्ञान। सबसे बड़ी चीज हम लोगों के अंदर क्या है? एक कॉन्शियस। रात को हमने अपने साथ सोना है, अपने कॉन्शियस के साथ जीना है, अपने कॉन्शियस के साथ आगे बढ़ना है। और हर डॉक्टर की प्रैक्टिस डिपेंड करती है ऑन द वे ही इज रिकमेंडेड फ्रॉम वन पेशेंट टू अनदर। कट कमीशन की प्रैक्टिस नहीं चलती, वो सब थोड़े दिन के लिए चलती है। वो सिर्फ एक शॉर्ट साइटेड लोग ही करते हैं जिनकी प्रैक्टिस, मैं इस प्रोफेशन में पिछले 35 साल से हूं। जब मैंने शुरू करा था शायद हफ्ते में 2 मरीज भी नहीं आते थे। अब भगवान के आशीर्वाद से काफी मरीज आते हैं। क्यों? क्योंकि एक मरीज दूसरे मरीज को बोला रेपुटेशन की, आप डॉक्टर डैंग के क्लिनिक में जाइए या डॉक्टर इट इज योर ओन लाल के पैथोलॉजी में जाइए। एट नाइट यू टू स्लीप विद योर ओन सेल्फ। दैट इज व्हाई आई स्ट्रांगली रिफ्यूज टू बिलीव दैट मेजॉरिटी लोग जो है अपने प्रोफेशन के जो लोग हैं वो अपने प्रोफेशन के साथ दगाबाजी कर रहे हैं। डॉक्टर डैंग, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैंने राजीव तिवारी से सवाल पूछा इकोनॉमिक्स के दायरे से, क्या पैसे इन डॉक्टरों को कम मिलते हैं कि वो पैसे के लालच में कुछ गलत करें? आपसे सवाल पूछूंगा, क्या ये वो डॉक्टर्स हैं जिनका वाकई नाम कम है या प्रतिष्ठा कम है? आपको करने की जरूरत नहीं है, आप वर्षों से एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन इनको लगेगा भाई हमारी क्लिनिक तो डॉक्टर डैंग की तरह नहीं चल रही है ना भाई, तो हम तो कर ही नहीं थोड़ा बहुत। जी, मैं
इस सवाल को लेकर एक बहुत मूल मुद्दे पे आता हूं। जी, शायद आपने मेरे से प्रश्न पूछा भी नहीं, लेकिन मैं वहां पर वापस आऊंगा। आपने बहुत सही बोला, जिन डॉक्टर्स की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं चल रही है शायद वही इसमें ट्रैप हो जाते हैं। और प्रैक्टिस क्यों नहीं चल रही है, अगर मुझे आप परमिशन दें तो मैं इसके भी एक सवाल जो जी प्लीज। ये प्रॉब्लम शुरू होता है फ्रॉम द वेरी क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन अ मेडिकल कॉलेजेस। आई स्टार्ट फ्रॉम देयर। Students coming out, large number of them, or a majority or a minority of them, do not have enough self-confidence. उसका रीजन क्या है? एक टर्म यूज करूंगा कॉल्ड हाइपोस्किलेमिया, मतलब है लैक ऑफ क्लिनिकल स्किल्स। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों, किस प्रकार से हमारा प्रोफेशन ऐसे घूमा, that the quality of teachers now becomes a very wide issue. I won't get into that. समझ गया, हाँ, क्योंकि and they come out and they're not very sure of what they're doing. हाँ, So they're not able to treat the patients properly. ठीक है। So then they have to, after all, उनको लगता है कि भाई डॉक्टर बन गया, अब क्या करें? डॉक्टर है, उसको देख 2 कमरे का मकान चाहिए, उसको एक छोटी गाड़ी चाहिए, बच्चों को स्कूल भेजाना है, और कंपैरिजन में उसके अपने बाकी लोगों के साथ देखता है। माइंड यू, वो इतनी मेहनत करके पढ़ लिख के एमबीबीएस में एडमिशन ली है, वहां से पास करा है, और अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं उसी अपने क्लासमेट के साथ जिसने कुछ साल पहले इसके साथ स्कूल पास करा था और इसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है फाइनेंशियली। तो शायद एक भंवर में फंस के वो ट्रैप में फंस जाता है। वो हरीश गुप्ता, क्या ये फिर दबाव बनता है एक किस्म का? देखिए, दबाव बनने के साथ साथ मैं राजीव तिवारी के एक पॉइंट से जरूर इत्तेफाक रखता हूं कि कहीं पे ये नहीं नजर आता कि कोई बहुत बड़े पैसे का लेन देन है, या ऐसा कोई हो रहा है कि किसी को इतनी बड़ी रिश्वत मिल जा रही है कि उसका जीवन संवर जाएगा। छोटी चीज के लिए ये ज्यादा दर्दनाक बात है, छोटी चीज के लिए बड़ा अपराध। अभिज्ञान जी, आज भी इस देश में ऑनेस्टी इज स्टिल द बेस्ट पॉलिसी। ये मेडिकल प्रोफेशन में बड़े अच्छे से नजर आता है। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा, ये छोटी सोच अगर हमारे कुछ परसेंटेज लोगों की रहती है, ये जो जिनकी प्रैक्टिस नहीं चल पा रही, ये उसी छोटी सोच का नतीजा हो सकती है। आई एम ए सर्जन बाय प्रैक्टिस। इफ समबडी गिव्स, अगर वो मेरे से सर्जरी कराने के लिए आता है, अपनी जिंदगी वो हमारे हवाले कर देता है, वो उस विश्वास पे करता है कि इस डॉक्टर की जो एक काबिलियत है, इस डॉक्टर की जो केयरिंग की स्किल है, वो उतनी कॉम्पिटेंट है कि मेरी जिंदगी को संभाल पाएगा। जिस दिन वो विश्वास का नाता टूट गया, उस दिन ना प्रैक्टिस आगे चल पाती है, और उस नाते को, उस रिश्ते को, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए आपको अपना कंडक्ट, आपको अपनी स्किल्स उस तरह से रखनी पड़ती है। मैं अगर आप लोगों से ये पूछूं कि आप लाल साहब, डॉक्टर डैंग, आप जैसे लोगों की, हो सकता है आपका प्रतिशत बहुत छोटा है, देखिए नहीं, ये बात का जवाब दियो। आप हो सकता है, क्योंकि आप लोग सब लोग प्रतिष्ठित हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं, आपको वो मजबूरी नहीं महसूस होती, हो सकता है आपका परसेंटेज बहुत छोटा नहीं, देखिए, जो जिनको हम दिखा रहे हैं, जिनको आप कह रहे हैं सिर्फ 3 लोगों को दिखा के आप मेडिकल प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं, हो सकता है उनका प्रतिशत आपसे कहीं ज्यादा। आई एम सॉरी टू से, अगर मैं कुछ नाम उसमें से देख पा रहा हूं, अगर आई एम नॉट एबल टू हियर व्हाट दे आर सेइंग, but there are quite senior people which I am able to see. It is not that you have not seen, you have not shown anybody who's a resident doctor, who's a starter. They are quite reasonable senior people. So it's a difference of नीयत। कभी भी नीयत का फर्क है, चाहे आपकी प्रैक्टिस कितनी बड़ी हो। डॉक्टर लाल, नीयत का फर्क है। मैंने एक डॉक्टर गुप्ता से एक सवाल पूछा था कि हो सकता है आप लोगों का प्रतिशत बहुत कम हो और उस तरह के डॉक्टर्स का प्रतिशत ज्यादा हो सकता है। मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है इसको साबित करने का, लेकिन डॉक्टर लाल, डॉक्टर डैंग जैसे लोगों का परसेंटेज बहुत कम हो और बाकी अमूमन बाकी डॉक्टर्स का परसेंटेज ज्यादा हो। अभिज्ञान जी, इसमें 2 चीजें मुझे याद आती हैं कि राइट इज राइट इवन इफ नोबडी इज डूइंग इट, एंड रॉन्ग इज रॉन्ग इफ एवरीबडी इज डूइंग इट। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा ये है, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ नीड, इट्स अ स्ट्रेट अवे क्वेश्चन ऑफ ग्रीड। जो ग्रीड है वो इन डॉक्टर्स को टेक ओवर कर चुका है, और ये थॉट प्रोसेस से स्पीच बना, स्पीच से एक्शन बना, उससे हैबिट बन गई है, और ये हैबिचुअल हो गए हैं ये चीज लेने के लिए। दे थिंक दैट एवरी मेडिकल रेप हु कम्स टू देम, वो उनको कुछ ना कुछ जरूर दे के जाएगा। तो ये हकीकत है। मैं ले रहा हूं यहां पर एक ब्रेक, उसके बाद मैं वापस राजीव तिवारी साहब के पास आऊंगा। आप बहुत प्रतिष्ठित संस्थानों के सीईओ भी रह चुके हैं। सवाल ये है कि हम मार्केटिंग के जमाने में जी रहे हैं। जरा ये कड़वी बात है, कल भी मैंने इसको उठाया था, इस मसले को, बड़े सीधे जवाब नहीं मिल पाए। सवाल ये है कि एक दवा बनाने की कंपनी है, हमने विदेशों में बड़े किस्से, कहानियां, सिनेमा देखा है इस मसले पर बनते हुए। वो एक दवाई बेच रही है बाजार में, दवाई के बिकने का माध्यम है डॉक्टर।
दुकानों के अलावा डॉक्टर, अल्टीमेटली डॉक्टर सबसे अहम कड़ी है। अब यहां पर मार्केटिंग की भूमिका आती है, उसको दवाई बेचनी है बाजार में और डॉक्टर को दवाई रिकमेंड करनी है बाजार में। क्या ये नेक्सस जितना हमें सुनाया जा रहा है उससे ताकतवर नहीं होगा? क्या ये सिर्फ डॉक्टर्स के अपने आंतरिक विश्वास का प्रश्न है या इसमें मार्केटिंग का भी दबाव है? मैं राजीव तिवारी से यह प्रश्न पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा।